अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीनिंग में हमने उसकी डेफिनेशन की थी, एम्स किए थे और यूजेस एंड द टाइप्स की थी, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जांपल्स भी उसकी देख ली थी। क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग हमने करना है जिसको आप कहते हैं विल्सन जूबनर्स क्राइटेरिया। ये होता है डिज़ीज़ के लिए। डिज़ीज़ के लिए सबसे पहले होता है कि जो डिज़ीज़ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए ना। तो जो डिज़ीज़ होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसकी हमने स्क्रीनिंग करनी है। ऐसी फजूल सी कोई डिज़ीज़ उठा के उसकी स्क्रीनिंग करना शुरू कर दें तो दैट इज़ नॉट, मतलब इतना अच्छा स्क्रीनिंग वो नहीं होगी फिर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कहेंगे ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत आजकल तो बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए हमें स्क्रीनिंग करनी है क्योंकि इट इज़ अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नाउ। हर जो फीमेल होती है आजकल उसको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा होता है, तो वो होनी चाहिए, डिज़ीज़ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी डिज़ीज़ होनी चाहिए कि उसका एक ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, कि ब्रेस्ट कैंसर का जैसे ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है ना, तो उसका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम उसको डायग्नोस कर सकें, हम उसको ट्रीट कर सकें। अगर अगर ऐसी डिज़ीज़ की हम स्क्रीनिंग शुरू कर दें जिसके लिए, जिसकी डायग्नोसिस के लिए, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर डायग्नोसिस होती है, फिर ट्रीटमेंट होती है। डायग्नोसिस इज़ एक्चुअली फॉर द कन्फर्मेशन, ठीक है। तो ऐसी डिज़ीज़ जिसको हम स्क्रीनिंग करें वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो हो, लेकिन उसके साथ साथ उसकी फैसिलिटीज़ भी हमारे पास हों, ठीक है। फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है। देयर शुड बी रिकॉग्नाइजेबल लेटेंट और अर्ली सिम्प्टोमेटिक स्टेज। जैसे पहले एक जो है सिम्प्टोमेटिक स्टेज आती है, लेटेंट स्टेज आती है, जिसमें वो कोई लंप वगैरह नहीं बनता लेकिन अंदर अंदर कैंसर होता है, तो उसकी एक अर्ली अर्ली जो है लेटेंट या सिम्प्टोमेटिक स्टेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि अभी उसको ब्रेस्ट कैंसर होना है और एक दिन के अंदर उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ऐसे नहीं होता। अर्ली स्टेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ब्रेस्ट कैंसर के अलावा किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो वो ये होता है ना, इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका, फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड गुजार के सिम्टम्स शो करना शुरू करता है, तो इस तरह से वो बात होती है। फिर है कि देयर शुड बी सुटेबल टेस्ट और एग्जामिनेशन, कि इसके लिए कोई एक टेस्ट भी होना चाहिए, एग्जामिनेशन का एक टेस्ट भी होना चाहिए सूटेबल ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और इसके अलावा टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पॉपुलेशन, कि वो जो टेस्ट है वो पॉपुलेशन एक्सेप्ट करे, वो करवाना चाहे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाई नीडल एस्पिरेशन करवा सकते हैं इस तरह से, तो मतलब वो पॉपुलेशन उसको एक्सेप्ट करे कि हम ये टेस्ट करवाएंगे अपनी स्क्रीनिंग के लिए। और द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द कंडीशन इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम द लैटेंट टू द डिक्लेयर्ड डिजीज़ शुड बी एडिक्वेटली अंडरस्टूड। कि ये होता है ना, सबसे पहले कोई डिज़ीज़ होती है तो उसका एक लैटेंट पीरियड होता है, वो फिर उसके बाद उसके सिम्टम्स आते हैं। तो ये है कि ये जो सारी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ है ना, जहाँ से ये लेटेंट थी और सिम्टोमेटिक हुई, इस सब जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ है इसको समझना ज़रूरी है, मतलब होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो ये हो गया कि इट शुड बी एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। बुक में जो अलग से लिखी हुई हैं वो आपने जो है देख लेनी है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 क्राइटेरियाज, ठीक है। जिसमें कि इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम है, इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए और इसका लेटेंट पीरियड होना चाहिए, सूटेबल टेस्ट इसके एग्जामिनेशन के लिए होना चाहिए, पॉपुलेशन इसको एक्सेप्ट करे, और ये है कि इसकी जो नेचुरल हिस्ट्री है वो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है डिज़ीज़ के बाद कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, तो वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वही ना, लोग उसको एक्सेप्ट करें, लोग उसको अफोर्ड कर सकें, लोग उसको जो है मतलब उनके लिए एक्सेसिबल हो, इस तरह से एक्सेप्टेबल होना चाहिए लोगों के लिए, सेफ़ होना चाहिए, ठीक है, ईजी होना चाहिए, रिपीटेबल होना चाहिए, हम उसको रिपीट करना चाहें तो हम कर सकें, कॉस्टली नहीं होना चाहिए, कम कॉस्ट होनी चाहिए उसकी, इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि कोई अफोर्ड ही ना कर सके। और डायबिटीज़ फॉर एग्जांपल, ये आपको मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है कि फॉर एग्जांपल ये टेस्ट है शुगर के लिए, तो ये क्या है, ये लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सेफ़ है लोगों के लिए, ठीक है, सेफ़ है, ईजी है, रिपीटेबल है, कि अगर एक दफ़ा रीडिंग ख़राब हो जाए तो हम दूसरी दफ़ा कर सकें। महंगा है ज़्यादा कि सस्ता सारा, एक दफ़ा मशीन ले लो उसके बाद जब मर्ज़ी चेक कर लो, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली द स्क्रीनिंग टेस्ट जो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल ये है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, रिपीटेबल मतलब कि जो रिज़ल्ट्स जो हैं अगर वो हमें नहीं लग रहा कि वो सही हैं तो हम उसको बार बार रिपीट कर सकें, ठीक है। और तीसरा ये कि जो हमारे पास आता है, बाकी वो मैंने आपको बता दिया। देखिए आगे, अब जो रिपीटेबिलिटी होती है ना, उसमें ये होता है कि अब जो टेस्ट होता है वो कभी कभार हमें क्यों रिपीट करना पड़ता है, क्यों हमें टेस्ट रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल बीपी हम किसी का चेक कर रहे हैं, तो एक दफ़ा हमें लग रहा है कि वो बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट लग रहा है, मतलब कि अपेरेंटली नॉर्मल था, हमने उसका बीपी चेक किया वेदर टू डायग्नोज कि वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है या हाइपोटेंशन का पेशेंट है, ठीक है। तो हमने उसकी स्क्रीनिंग कर ली, हमने उसको जो है उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया,
अब ये होता है कि कभी कभार एकदम से उसका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है, फिर दूसरी दफ़ा करते हैं तो फिर नॉर्मल आ जाता है, फिर करते हैं तो बिल्कुल काम हुआ होता है। मतलब वो खराबी क्यों आ रही होती है, क्यों मतलब इस तरह से वेरिएशंस आ रही होती हैं, तो हमें उसके लिए टेस्ट बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो ऑब्जर्वर वेरिएशंस हो सकती हैं कि जो टेस्ट कर रहा है वो सही तरह नहीं कर रहा, बीपी ऑपरेटर्स को सही तरह अप्लाई नहीं किया उसने ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसको लगाना चाहिए वैसे उसने नहीं लगाया, उसने रीडिंग सही तरह नोट नहीं किया, उसने परफ़ॉर्म सही तरह नहीं किया। तो उस अपने ऑब्ज़र्वर की वेरिएशंस हो सकती हैं। एक तो होती है इंटर ऑब्ज़र्वर वेरिएशंस और एक होती है इंट्रा ऑब्ज़र्वर वेरिएशन। इंट्रा ऑब्ज़र्वर के सेम पर्सन था और वो एक्चुअली इंट्रा ऑब्ज़र्वर होता है कि सेम पर्सन जो है वो टेस्ट मतलब वो बीपी चेक कर रहा है। और इंटर ऑब्ज़र्वर क्या होता है कि 2 डिफरेंट पर्सन जो है वो एक्चुअली बीपी का रिकॉर्ड ले रहे हैं। तो इंटर ऑब्ज़र्वर होता है कि दोनों ऑब्ज़र्वर्स जो थे, जो 2 ऑब्ज़र्वर बीपी ले रहे थे, उन दोनों का अलग-अलग आया, ठीक है? और इंट्रा होता है कि वो जो पर्सन एक ले रहा था, वो दूसरी दफ़ा किया उसने फिर चेंज आया, तीसरी दफ़ा किया फिर चेंज आया, मतलब इंटर और इंट्रा में ये डिफ़रेंस होता है। फिर होता है टेक्निकल इश्यू कि जो मशीन थी बीपी ऑपरेटर्स की वही ख़राब थी, ठीक है? जो ले रहा था। और तीसरा होता है बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स व्हिच इज़ रिलेटेड टू द पर्सन, वो जो जिसका पेशेंट है, जिसका हम ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, कि उसके अंदर कोई वेरिएशंस है उसके ब्लड प्रेशर में, कि कभी उसका ठीक आ जाता है, कभी उसका ख़राब आ जाता है, इस तरह से। तो ये 3 तरह के एरर्स हो सकते हैं, मतलब वेरिएशंस हो सकती हैं जो रिपीटेबिलिटी की तरफ लेके जाती हैं। ऑब्जर्वर, टेक्निकल और बायोलॉजिकल ऑब्जर्वर में 2 और आ जाती हैं, इंट्रा और इंटर ऑब्जर्वर्स। ठीक हो गया? और नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है दैट इज़ द वैलिडिटी या एक्यूरेसी। वैलिडिटी क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल ये देती हूँ कि अब वो वेट मशीन से चेक कर रहा है ना, अपना वेट मशीन, तो वो 160 लैब्स कह रही है ना, तो वो आगे से उसकी बहन कहती है कि क्या तुम्हारा वाक़ई इतना ज़्यादा वेट है? ठीक है? तो वही हो गया ना कि वो टेस्ट आपको वो डिस्टिंग्विश कर रहा है कि नहीं, कि वाक़ई उसका इतना है वेट या एवें ही है, वो टेस्ट ख़राब है, वो मशीन ख़राब है या इस तरह से। तो इट इज़ नॉट मतलब सच एग्ज़ाम्पल, लेकिन इसमें ये बता रही हूँ कि क्या वाक़ई मशीन ठीक है, सही रिज़ल्ट दे रही है या ख़राब है, ठीक है? तो इसमें डिज़ीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये है कि ये जस्ट एक जो है कॉन्सेप्ट के लिए है कि क्या वाक़ई वो जो मशीन है वो ठीक है या नहीं। इसी तरह हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ ना, और फिर उसे क्या हो रहा है, ये उसकी जो है 2 लाइन्स आ गई हैं, ठीक है? उसके ऊपर जो करने के लिए। तो अब वो ना अब ये जो इसने प्रेगनेंसी का टेस्ट किया है, ये हो सकता है कि ये ठीक हो स्क्रीनिंग टेस्ट, या ये हो सकता है कि ये फ़ॉल्स हो, ठीक है? ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से ना मतलब वो ट्रू है या फ़ॉल्स है, इस तरह से चेक करते हैं कि क्या वाक़ई वो मशीन ठीक ठीक जवाब दिया या ख़राब जवाब दिया। तो इसमें क्या वैलिडिटी क्या होती है? इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होती है कि एबिलिटी ऑफ दैट स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, कि वो डिस्टिंग्विश कर सके उन लोगों को जिसके पास डिजीज़ है और उन लोगों से जिसके पास डिजीज़ नहीं है, ठीक है? मतलब एक पर्सन है उसको डिजीज़ है और दूसरा पर्सन है उसको डिजीज़ नहीं है, तो इसको जो है वो एक्चुअली डायग्नोज़ करने के लिए हमने क्या किया, हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया, ठीक है? अब इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसकी सेंसिटिविटी होती है और एक स्पेसिफिसिटी होती है। जो जिनको डिज़ीज़ होगी वो सेंसिटिविटी है, जिनको डिज़ीज़ नहीं है वो स्पेसिफिसिटी है। तो एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली उन लोगों को जिनके पास डिज़ीज़ है, ठीक है? तो उसको हम कहेंगे सेंसिटिविटी है उस टेस्ट की, ठीक है? तो सबसे पहले आपने सेंसिटिविटी याद रखनी है, सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी को आपने बाद में याद रखना है। वो ऐसे कि ई पहले आता है, पी बाद में आता है। इस तरह से याद कर लें। तो सेंसिटिविटी क्या है कि टेस्ट की वो एबिलिटी कि वो वाक़ई ही उन लोगों को डायग्नोज़ कर रहा है जिनके पास डिज़ीज़ है, और स्पेसिफिसिटी के वो टेस्ट जो है वो डायग्नोज़ कर रहे हैं उन लोगों को कि जिनके पास डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से सेंसिटिविटी होती है और स्पेसिफिसिटी होती है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए ना हम 2 बाई 2 टेबल बनाएंगे, ये देखें, इसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें होता क्या है कि ये जो ऊपर वाला होता है ना, दिस वन, इस तरह से बनता है ना 2 बाई 2 टेबल। अच्छा, इस साइड पे हम लिखते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा, और इधर हम लिखते हैं कि डायग्नोसिस, ठीक है? उसने जो है डायग्नोज किया कि नहीं, ओके। उसके बाद ये हो गया कि डायग्नोसिस में हमारा क्या हो सकता है, डिज़ीज़ हो सकती है, डिज़ीज़ नहीं हो सकती। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या हो सकता है, स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है या स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव हो सकता है। यही हो सकता है ना कि स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो, या डिज़ीज़ हो या ना हो, ऐसे ही हो सकता है। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है कि इसमें हमने इस तरह से करना होता है, जैसे इधर आपने लिखा ट्रू, इधर आपने लिखा ट्रू, ठीक है? ऐसे किया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा आपने फॉल्स, और यहाँ पे आपने लिखा फॉल्स, ठीक है? ऐसे कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, याद करवाने के लिए बता रही हूँ कि ट्रू
पॉजिटिव, ऐसे ये पॉजिटिव वाला एरिया होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा। उसके बाद डायग्नोसिस में आपने डिजीज़ है या डिजीज़ नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ट्रू आपने जो है बिल्कुल इस तरह से उधर ट्रू लिखा, उधर ट्रू लिखा, फॉल्स ऐसे लिखा दोनों साइड्स पे, और ऊपर वाला एरिया क्योंकि पॉजिटिव का आ रहा है ना, इसलिए आपने पॉजिटिव ऊपर लिख दिया, और नेगेटिव नीचे वाला एरिया आ रहा है, आपने वहाँ पे नेगेटिव लिख दिया। इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, वो या तो ट्रू पॉजिटिव होता है, या वो ट्रू नेगेटिव होता है, या वो फॉल्स पॉजिटिव होता है, या फॉल्स नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जैसे कि पीछे मैंने आपको दिखाया, उसमें ये था कि वो वाकई ही आपको बता रहा था, प्रेगनेंसी टेस्ट से पॉजिटिव आ रहा था, मतलब उसको पता चल रहा था कि मुझे प्रेगनेंसी है, वो क्या था, ट्रू पॉजिटिव। वो ट्रू पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कि वाकई ही उसने सही बताया कि उसको प्रेगनेंसी है, या वो ट्रू नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कि वो नेगेटिव की तरफ आ रहा है, मतलब उसको नेगेटिव को भी छोड़ दें, ठीक है। ये वो ऐसे हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव बता रहा है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं है और वो पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे भी हो सकता है ना कि या तो वाकई ही वो उसको प्रेगनेंसी थी, उसने पॉजिटिव बताया, या उसको प्रेगनेंसी नहीं थी और उसने पॉजिटिव बता दिया। इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट उसने किया है वो वाकई ही सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, ठीक है। तो अब उसको कंफर्म करने के लिए वो क्या करेगी कि पता नहीं इसने सही मुझे बताया कि नहीं बताया, इसने मुझे ट्रू पॉजिटिव बताया, इसने मुझे फॉल्स पॉजिटिव बता दिया है। तो वो चली जाएगी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ये मेरा रिज़ल्ट आया प्रेगनेंसी टेस्ट से, तो ज़रा अल्ट्रासाउंड करके चेक करें कि वाकई मुझे प्रेगनेंसी है या नहीं। तो वो कंफर्मेशन के लिए भी डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसे अपने स्क्रीनिंग टेस्ट पे यकीन ही नहीं है कि पता नहीं इसने सही बताया या इसने फॉल्स पॉजिटिव बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि अब वो तो उस लड़की का पॉजिटिव आया हुआ था, किसी दूसरी लड़की को कंसिडर कर लें जिसका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ गया, ठीक है, उसका नेगेटिव आ गया, वो 2 लाइन्स नहीं आई, 1 लाइन आई थी, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब उसने जो है क्या किया, फॉल्स, वो अब क्या हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव हो सकता है या ट्रू नेगेटिव हो सकता है, कि मतलब उसकी जो 1 लाइन आई थी प्रेगनेंसी टेस्ट की, वो उसकी ट्रू नेगेटिव थी, मतलब कि असल में वो प्रेग्नेंट नहीं थी, और उसकी जो लाइन थी वो भी 1 आई थी, ठीक है। तो वो ट्रू नेगेटिव भी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकता है कि वो फॉल्स नेगेटिव आ जाए, कि वो जो उसकी प्रेगनेंसी की 1 लाइन आई थी वो असल में प्रेग्नेंट थी लेकिन उसने फॉल्स नेगेटिव कर दिया। तो ये आपने प्रेगनेंसी टेस्ट याद रखना है, लेकिन वो एक डिज़ीज़ नहीं है। हम यहाँ पे डिजीज़ की स्टडी करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ जस्ट टू शो के वो आपकी क्या आ रही है, आप यहाँ पे कोई भी डिजीज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो ट्रू पॉजिटिव हो सकता है या ट्रू नेगेटिव हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है या फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, अब हमने जो है ना इसमें से निकालनी है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। तो मैंने अपने बुक पे इस तरह लिख लिया हुआ है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का, कि यहाँ पे जो है ना सेंसिटिविटी आएगी, सेंसिटिविटी आएगी, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी आएगी, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी आएगी। और ये पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होगी, जो हम आगे देखते हैं क्या होता है, पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यू, और ये होगी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो जब आप ये लिख लेते हो ना, फिर आपने जब फॉर्मूला लगाना होता है ना पेपर में, तो इजीली आपके लिए हो जाता है कि जो बिल्कुल पहला वाला होगा वहाँ पे सेंसिटिविटी, दूसरे में स्पेसिफिसिटी, वहाँ पे पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। ये आपके सबसे पहले माइंड में होना चाहिए कि आपने 2x2 टेबल कैसे बनाना है, सेंसिटिविटी कहाँ होगी, स्पेसिफिसिटी कहाँ होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहाँ होगी, फिर आप ईजिली फॉर्मूला लगाते हो और आंसर ले आते हो जो भी होगा, ठीक है। ये वही टेबल है जो मैंने बनाया था, डिजीज़ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया। उसके बाद ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेंसिटिविटी आएगी, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होगी, यहाँ पे नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होगी, ये मैंने आपको बताया था ना। उसके बाद ये है कि ये हमने ABCD लिखना है। अब ABCD याद रख लो, यहाँ पे जी लगाना है आपने, ऐसे जी, ठीक है, ABCD हमेशा जब भी स्क्रीनिंग का टेस्ट आपसे पूछा जाए सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी का या पॉजिटिव नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का, आपने यही जी बनाना होता है। इससे आपको पता चल जाता है कि ए मैंने कहाँ लगाना है, बी कहाँ लगाना है, सी कहाँ लगाना है, डी कहाँ लगाना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कैलकुलेशंस कर लेनी होती हैं। फॉर एग्जांपल सेंसिटिविटी की बात करें तो वो यहाँ पर था, सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी में हम क्या करते हैं कि जो होता है सेंसिटिविटी यहाँ पर था ना, तो ट्रू पॉजिटिव को हम ऊपर लिखते हैं और टोटल को हम नीचे लिखते हैं, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, उसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, A/A+C, ये हो गया सेंसिटिविटी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिफिसिटी यहाँ पर है ना, तो उसके लिए हम ट्रू नेगेटिव ऊपर लिखेंगे। याद रखना है इन्हें हमने ट्रू नेगेटिव और ट्रू को देखना होता है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी में ट्रू को लोगों को देखना होता है, जस्ट जो सही वाले हैं। डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना होगा,
ये क्या था, ट्रू नेगेटिव डी ओवर बी प्लस डी, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है वी हैव द पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू के लिए क्या होगा, जहाँ पे है ना पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू, तो ये ऊपर आएगा वी हैव दिस वन, ठीक है, अगेन दिस वन ए ओवर, ये का इधर हम जा रहे हैं ना तो ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरह अगर हमने नीचे लिखना है नेगेटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू, तो उसके लिए यही होगा, ये वाला डी डिवाइडेड बाई टोटल कर देंगे इन दोनों का सी प्लस डी, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेंसिटिविटी होगी उसमें हम क्या करेंगे, ए ओवर ए प्लस सी करेंगे, ठीक है। जो स्पेसिफिसिटी होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, डी ओवर बी प्लस डी करेंगे, ठीक है। और लेना हमने ट्रू को ही है दोनों में, ठीक है। पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू में हम क्या करेंगे, ए ओवर ए प्लस बी करेंगे, क्योंकि वी आर गोइंग लाइक दिस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे फाइनली, दिस वन यहाँ पर वी विल डू डी ओवर सी प्लस डी, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ये समझ आ जानी चाहिए आपको। अब ये सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी होती क्या है, इनको हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं, सैम्पलिंग के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं।